गैल्वेनोमीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट करंट थ्रू द सर्किट। ठीक है सर, हमें डिस्कस करना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अच्छा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक प्रिंसिपल होता है इसका। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट करंट थ्रू सर्किट। लिख लीजिए, इट इज अ डिवाइस moving coil galvanometer is a device that can detect current through the circuit. ओके, अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? कल वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर एक कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखेंगे तो इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। तो अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि करंट कैरिंग कॉइल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। सो करंट कैरिंग कॉइल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। ठीक है सर, moving coil galvanometer is a device that detect current. Principle, it is based upon the fact that current carrying coil in external magnetic field experiences a torque. ठीक है सर, अब इसमें कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने नोट करने हैं। कौन से पॉइंट? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ओके, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इट कंसिस्ट ऑफ, हमारे पास होती है कॉइल वाउंड ऑन नॉन मेटेलिक फ्रेम। अच्छा, नॉन मेटेलिक फ्रेम कैसे? जैसे एक मैच बॉक्स है ना, मैच बॉक्स के ऊपर ऐसे कॉइल वाउंड की गई है, सिंपली ऐसी एक कॉइल होती है। ओके, ठीक है। फिर वो कॉइल कहाँ होती है? दिस कॉइल इज सस्पेंडेड बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। तो इसमें क्या होती हैं? परमानेंट मैग्नेट होती हैं, और उसकी शेप क्या होती है? उसकी शेप होती है सिलेंड्रिकल। अब ये सिलेंड्रिकल क्यों होती है वो भी हम बात करते हैं। अच्छा, देन एक मेटल की स्ट्रिप होती है। अ कॉइल इज सस्पेंडेड बिटवीन पोल ऑफ मैग्नेट बाय अ मेटल स्ट्रिप। स्ट्रिप किस चीज की बनी होती है? फॉस्फोरस ब्रोंजे की। फिर दो टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल T1 एंड टर्मिनल T2। ओके, सो हाउ इट लुक लाइक इज, जो गैल्वेनोमीटर है, so this is the shape of the galvanometer. All right, so ये है हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखिए जो हमने लिखा है, क्या क्या टर्म्स हैं इसमें। ये रही मेटेलिक कॉइल, एक सेकेंड, ओके, तो ये रही हमारे पास वो कॉइल। ठीक है, ये यहाँ पे एक स्प्रिंग शो किया गया है कि दिस कॉइल इज अटैच्ड विद अ स्प्रिंग। लेटर ऑन जो स्प्रिंग है उसको रिप्लेस करेंगे एक मेटल स्ट्रिप के साथ। ओके, ये हमारे पास दो टर्मिनल हैं, चेक कीजिए। ये T2 टर्मिनल है, यहाँ पे ये अटैच है, और ये हमारे पास है लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट, मिरर होता है यहाँ पे। लोअर एंड के थ्रू ये हमारे पास आ गया सेकेंड टर्मिनल, और ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट।
अब अगर हम इसको नोटबुक पे ड्रॉ करेंगे, हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, हम लोग पहले ऐसे ऐसे ये कॉइल ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे। सो दिस इज अ कॉइल, ठीक है जी। ये इसका लोअर एंड आ गया। अपर एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया एक मिरर, ये मिरर आ गया। इसको ऐसे होल्ड कर दिया, यहाँ पे हमारे पास आ गया टर्मिनल T2, ठीक है। देन लोअर एंड ऑफ द वायर, पहले यहाँ पे मैग्नेट रख लेते हैं। ये सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट ऐसे, ये दिस वन एंड यहाँ पे फिर से ये दिस वन, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, ठीक। फिर ये जो लोअर एंड है, लोअर एंड इज अटैच्ड यहां से ऐसे, ये हमारे पास इसके लिए ये टर्मिनल 2 आ गया। यहां से इसको स्ट्रेट कर लेते हैं, ये बार मैग्नेट, ये हमारे पास आ गया टर्मिनल 2। सो टर्मिनल 2 को अटैच कर दिया लोअर एंड से होते हुए, ये आ गया हमारे पास टर्मिनल 2। अब देखिए, ये दोनों टर्मिनल जब हम किसी सोर्स के साथ अटैच करेंगे, किसी सर्किट में अटैच करेंगे, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, यस सर। ये साउथ पोल है, यस सर। जब हम दोनों टर्मिनल्स को किसी सर्किट में अटैच करेंगे तो इस कॉइल में से करंट पास होगा, मे बी क्लॉकवाइज, मे बी एंटी क्लॉकवाइज। और ये करंट कैरिंग कॉइल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, बिल्कुल ठीक। तो इस पे एक टॉर्क लगेगा और ये रोटेट करेगी, ठीक है सर। तो ये मिरर का क्या काम है भाई, मिरर का क्या काम है, देखो इस मिरर के सामने एक लैंप होता है, लैंप की लाइट इस मिरर पे पड़ती है और हमें रिफ्लेक्शन वापस नजर आती है। और वो जो रिफ्लेक्शन है वो इसके ऑपोजिट साइड पे सामने एक स्केल नजर आता है, उस पे ऊपर स्पॉट बन जाता है। अब जब ये कॉइल रोटेट करेगी, कॉइल रोटेट करने से वो मिरर रोटेट करेगा। जब मिरर रोटेट करेगा तो जो स्पॉट बन रहा है सामने स्केल पे, दैट विल आल्सो मूव। तो वो कितने सेंटीमीटर मूव हुआ है, दैट इज पॉइंट टू बी नोटेड। वहीं से हमें डिफ्लेक्शन पता लगती है, हमें करंट पता लगता है कि कितना है, कैलिब्रेट किया होता है उस डिफ्लेक्शन को, विल सी, देखेंगे यहाँ पे। तो दिस इज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बोलो समझ आया यहां तक क्लियर? कौन कौन है? सर। हाँ जी बोलो। सर वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। कहाँ से बेटा, बोलिए प्लीज। सर जो वो रोटेट करता है, जब वो वाला फंक्शन समझ नहीं आया। रोटेट क्यों करेगा ये पता लग गया बेटा? नहीं सर, वही नहीं पता लगा। ये कॉइल है यहाँ पे, यस सर। और यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है। यस सर। अब जब हम एक्सटर्नल सर्किट को, ये टर्मिनल किसी सर्किट में अटैच करेंगे, अगर उसमें करंट हुआ तो इस कॉइल में से करंट पास होगा। यस सर। और अगर करंट पास हुआ तो करंट कैरिंग कॉइल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क। यस सर। पता लग गया? यस सर। हाँ। अब वो जो टॉर्क है, उस टॉर्क की वजह से हमारे पास ऊपर जो लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट है, उससे हमें डिफ्लेक्शन नजर आएगी। कैसे, ये चेक करते हैं यहां पे। ये देखिए, अगर हम लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट को थोड़ा सा एलैबोरेट करें तो वो कुछ ऐसा नजर आता है। देखो, ये देखिए, ये लैंप है, यहां से लाइट गई, ये सामने मिरर है। अब जब
करंट की वजह से ये कॉइल रोटेट करेगी, तो ये मिरर भी रोटेट करेगा। अब जब ये मिरर रोटेट करेगा तो यहाँ पे सामने जो एक स्पॉट बन रहा है, जिसको रिफ्लेक्शन, जैसे मिरर से रिफ्लेक्शन होके आई लाइट तो एक ब्राइट स्पॉट बनता है, तो वो जो ब्राइट स्पॉट है वो भी मूव ऑन करेगा। लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट क्लियर हुआ गुनिधि? आवाज नहीं आई। ओके सिमरन, गुड टू गो, चले आगे बेटा। यस सर। ऑल राइट। अच्छा, ओके अब हम बात करते हैं थ्योरी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में थ्योरी क्या है? देखो, कुछ टर्म्स हैं जो हम एज्यूम करेंगे। हमारे पास बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट इन द कॉइल है, क्या क्या टर्म्स है हमारे पास? बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम कह देते हैं, ओके। आई करंट इन द कॉइल है, एल लेंथ ऑफ कॉइल, बी ब्रेड्थ ऑफ कॉइल, तो उसका एरिया बन गया एल इंटू बी। एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अब जब आई करंट फ्लो करेगा तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक टॉर्क एक्सर्ट करेगी। एंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन दिस कॉइल? टाउ इज इक्वल टू बिना साइन थीटा। अब मुझे एक एंगल बताइए कि ये जो एंगल बना है हमारे पास, थीटा एंगल जो यहां पे नजर आ रहा है, वो थीटा एंगल किसके साथ है? प्लेन के साथ या एरिया वेक्टर के साथ? प्लेन के साथ। सोच लो। हाँ जी, एनीवन एल्स? टॉर्क तो वही है, बिना साइन थीटा। यहां पे एन नहीं आया तो हमारे पास, एक सेकेंड, एक्सप्रेशन को हम यहां पे लिखेंगे। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो हमारे पास ये टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन बन जाएगा, इट इज बी आई एन ए साइन थीटा। तो यहां पे जो थीटा है वो क्या है? दैट इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। देखो, अगर कॉज होता तो होता एंगल बिटवीन प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ठीक है, होता क्या है, यहां पे सिलेंडर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सिलेंड्रिकल है। सो जो सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल हैं, ड्यू टू सिलेंड्रिकल पोल, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी शेप होती है, उसको हम कहते हैं रेडियल, इज रेडियल। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए थीटा जो है, देयरफॉर जो थीटा है वो हमेशा क्या रहता है? 90 डिग्री। अच्छा ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो थीटा है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्लेन के पैरेलल रहती है, और जिससे थीटा क्या रहता है सर? थीटा रहता है 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो भाई टॉर्क कितना आ गया सर? टॉर्क आ गया ओनली बिना। सो दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल। कौन सी कॉइल? ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में यहां पे कॉइल है। अच्छा, इस टॉर्क का नाम होता है, इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्यों? दिस इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसलिए क्योंकि इस टॉर्क ने कॉइल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस की है। ठीक है सर, फिर क्या? देन यहां पे चेक कीजिए, कॉइल के लोअर एंड पे एक स्प्रिंग अटैच्ड है। सो यहां पे क्या है? एक स्प्रिंग।
अब जब कॉइल रोटेट करेगी, चाहे वो क्लॉकवाइज है चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो जो वहां पे स्प्रिंग है वो या तो वाउंड हो जाएगा या अनवाउंड हो जाएगा, या टाइट हो जाएगा या लूज हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई सिमरन? यस सर। अब जब वो स्प्रिंग टाइट या लूज होगा तो उसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग टॉर्क। ओके सर, एक्सप्रेशन क्या? अगर हम ये मान लें कि जो K है, K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। K इज स्प्रिंग कांस्टेंट। अल्फा, अल्फा इज डिफ्लेक्शन इन कॉइल। ऐसे कॉइल थी, यहां से कॉइल किसी भी ऐसे एंगल यहां पे था, कॉइल ऐसे रोटेट कर गई, तो कितने डिग्री? मे बी 90 डिग्री, मे बी 180 डिग्री, मे बी 30 डिग्री, कुछ भी वहां पे रोटेशन आ सकती है। तो अल्फा जो है वो डिफ्लेक्शन इन द कॉइल आ गई। इस डिफ्लेक्शन की वजह से जो स्प्रिंग में, देयरफॉर देयर विल बी रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क इन द स्प्रिंग। ओके, और उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होता है? रिस्टोरिंग टॉर्क इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू के अल्फा। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, और अल्फा क्या है? डिफ्लेक्शन। टाउ इज इक्वल टू के अल्फा। ठीक है सर। अब बिना साइन थीटा या बिना कॉस थीटा, जो हमारे पास ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क बचा है सिर्फ बिना, वो क्या कर रहा है? वो कॉइल को रोटेट कर रहा है। अच्छा, टाउ डैश रिस्टोरिंग टॉर्क, वो क्या कर रहा है? वो कॉइल को रोक रहा है। तो इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा? जहां पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, तो हम यहां पे लिखते हैं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम जो रिस्टोरिंग टॉर्क है और जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या था सर? रिस्टोरिंग टॉर्क था बिना, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था बिना, और रिस्टोरिंग टॉर्क क्या था सर? वो था के अल्फा। तो यहां से आई चेक करो, आई क्या आ गया सर? आई आ गया के ओवर बिन अल्फा, सॉरी बी नहीं बना, के ओवर बी एन ए अल्फा, के ओवर बी एन ए अल्फा। तो यहां पे ना के चेंज होगा, ना बी, ना एन, ना ए, तो हम इसको लिख देते हैं जी। जी क्या होता है? जी इज, इसको याद रखना है, जी के बाय बना। अच्छा, है क्या? इज, इसका नाम होता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। दोबारा चेक करते हैं। हमारे पास गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट कैन डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आता है? कंस्ट्रक्शन में हमारे पास आता है कि यहाँ पे एक कॉइल होती है जो मेटेलिक या नॉन मेटेलिक, मेटेलिक के ऊपर भी वाउंड की जा सकती है, उसको वाउंड किया होता है, उसको सस्पेंड किया होता है बिटवीन परमानेंट सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल्स विद द हेल्प ऑफ दिस वायर, और वहां पे एक होता है लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट, मिरर एंड स्केल अरेंजमेंट। ओके, ठीक है। एट द लोअर एंड एक स्प्रिंग अटैच होता है, लेटर ऑन उस स्प्रिंग को रिप्लेस कर देते हैं एक स्ट्रिप के साथ, फॉस्फोरस ब्रोंजे स्ट्रिप के साथ। ओके, नाउ when the two terminal, one from the top of the coil, one from the bottom of the coil, are attached, are connected in a circuit, अगर सर्किट में करंट हुआ तो कॉइल में से करंट पास होगा। करंट कैरिंग कॉइल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर टॉर्क लगता है तो इट विल डिफ्लेक्ट। अब टॉर्क कितना लग रहा है? टॉर्क के लिए फॉर्मूला होता है बिना साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल का फायदा यह होता है कि मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है रेडियल।
अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्लेन के पैरेलल रहती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू प्लेन है तो जो एंगल है बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो हमेशा 90 डिग्री रहता है। तो हमारे पास टॉर्क जो डिफ्लेक्शन आ रही है उसके लिए फॉर्मूला आ जाता है टाउ इज इक्वल टू बिना। इसका नाम रख दिया हमने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब जब भी कॉइल में डिफ्लेक्शन होगी तो कॉइल रोटेट करेगी, जिससे स्प्रिंग या तो वाउंड हो जाएगा या अनवाउंड हो जाएगा। अब वाउंड या अनवाउंड होने की वजह से उस स्प्रिंग में एक टॉर्क जनरेट होगा जिसे हम कहेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है? के अल्फा। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, और अल्फा क्या है कि कितनी डिफ्लेक्शन आई है, कितने डिग्री पे रोटेशन आई है। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल हो जाएंगे। तो बिना इज इक्वल टू के अल्फा, वहां से आई आ गया के ओवर बना अल्फा। के बाय बना दैट इज जी, वो होता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो ये हमारे पास एक बड़ी इक्वेशन इंपॉर्टेंट बन गई है। क्या इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गई है कि I इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। जो करंट है गैल्वेनोमीटर में दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। अगर डिफ्लेक्शन, कौन सी डिफ्लेक्शन की बात करें? वो डिफ्लेक्शन जो लैंप मिरर हेल्प से, लैंप और मिरर की हेल्प से सामने स्केल पे मूव कर रही है। सो अगर डिफ्लेक्शन लेस होगी करंट भी लेस होगा, अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी तो जो करंट है वो भी ग्रेटर होगा। तो हमारे लिए इक्वेशन क्या बन गई? I इज इक्वल टू के ओवर बना into alpha. Current is directly proportional to deflection in the coil. Good to go? हाँ जी डियर, यस कुछ? सर। यस सर। ओके। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कुछ एडवांटेजेस है। इसमें हमारे पास दो टर्म हैं, एक एडवांटेजेस और एक सेंसिटिविटी। पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अच्छा, अब एडवांटेजेस में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज तो यही है कि हमारे पास करंट जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। ओके, सो ये है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बारी बारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डिफ्लेक्शन, फर्स्ट इसकी जो एडवांटेज है इट इज कि इट कैन बी मेड एक्सट्रीमली सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब क्या है? देखो, जो कॉइल है उसमें डिफ्लेक्शन आ रही है करंट की वजह से, बिल्कुल ठीक। अब हो सकता है नीचे जो स्प्रिंग लगा हुआ है दैट इज टू हार्ड, हमने थोड़ा सा करंट पास किया, उसने डिफ्लेक्शन आने ही नहीं दी, तो दैट इज नॉट सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर क्या होगा कि थोड़ा सा भी करंट पास हुआ वहां पे डिफ्लेक्शन आ गई। ओके, ठीक है। सो पहली एडवांटेज क्या आ गई? इट कैन बी मेड एक्सट्रीमली सेंसिटिव। ठीक है सर। देन नेक्स्ट इज कि ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है इसमें जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सो लीनियर स्केल इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि व्हाई लीनियर स्केल इज रिक्वायर्ड। अब लीनियर स्केल का मतलब क्या है? देखो, अगर हम बात करें डिफ्लेक्शन इन द कॉइल, यहां पे ये सामने सेंटीमीटर में स्केल कैलिब्रेटेड है, नॉर्मल स्केल है, सिंपल लीनियर स्केल है। अगर इस एक्सप्रेशन पे आइए, अगर 1 एम्पियर से 1 सेंटीमीटर की डिफ्लेक्शन मिल रही है तो 2 एम्पियर से कितनी मिलेगी? 2 सेंटीमीटर की। 3 एम्पियर से कितनी मिलेगी? 3 सेंटीमीटर की। 4 एम्पियर से कितनी मिलेगी? 4 सेंटीमीटर की। ये क्यों पॉसिबल हुआ? ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि जो डिफ्लेक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मान लो यहां पे I इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा आ जाता, G बाय अल्फा, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती, फिर जो स्केल है वो लीनियर स्केल काम नहीं करता। तो हमारे पास क्या है? लीनियर स्केल इज रिक्वायर्ड। क्यों लीनियर स्केल रिक्वायर्ड है? क्योंकि डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कॉइल। बात समझ आई?
हाँ जी आरुषि, गुड टू गो। Yes, sir. देन नेक्स्ट इज, जब भी कोई डिवाइस मैग्नेट यूज करती है ना, तो उसको सबसे पहले अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, कोई भी डिवाइस जिसमें मैग्नेट लगे हुए हैं। लेकिन गैल्वेनोमीटर में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है। ड्यू टू स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, कैनॉट चेंज डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो सिंपल सी बात है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट अफेक्ट इट्स वर्किंग। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है सर। देन नेक्स्ट इज, इट इज डेड बीट टाइप गैल्वेनोमीटर। देखो हमारे पास दो टर्म हैं। कौन सी दो टर्म है? एक टर्म है डेड बीट और एक टर्म है ब्लास्टिक। बीट का मतलब ऑसिलेशन, डेड बीट, डेड बीट मतलब ऑसिलेशंस नहीं है। क्वाइल आई, करंट पास किया, उसमें डिफ्लेक्शन आई और वहां पे डिफ्लेक्शन रुक गई, सो दिस इज डेड बीट। ब्लास्टिक क्या होता है? करंट पास किया, डिफ्लेक्शन आई, स्प्रिंग उसको वापस ले आया, डिफ्लेक्शन उधर चलेगी, सो कॉइल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। If the coil start oscillating, then it is blastic type galvanometer. If the deflection remain at one point, then it is dead beat type galvanometer. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को दोनों कैटेगरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? याद करो, शुरू में जब हमने डिसाइड किया था, जब डिस्कस किया था, तो क्या कहा गया था कि यहां पे कॉइल है वाउंड ऑन नॉन मेटेलिक फ्रेम। ये जो सेंटर में फ्रेम है ये नॉन मेटेलिक है। अगर फ्रेम नॉन मेटेलिक हुआ, नॉन कंडक्टिंग फ्रेम हुआ, तो ब्लास्टिक टाइप गैल्वेनोमीटर बनेगा। कॉइल विल ऑसिलेट, जो स्पॉट है स्क्रीन पे इट विल ऑसिलेट। लेकिन अगर वो कंडक्टिंग फ्रेम हुआ, विद कंडक्टिंग फ्रेम, कंडक्टिंग फ्रेम की वजह से जो ऑसिलेशन है वो खत्म हो जाती है, कॉइल में ऑसिलेशन नहीं आती। सो इट कैन बी, क्यों नहीं आती? एडी करंट होता है, ईएमआई में जाके हम पढ़ेंगे, वहां पे हम रीजन देखेंगे कि मेटेलिक फ्रेम यूज करने से डेड बीट क्यों बन जाता है। फिलहाल इफ वी यूज द मेटेलिक फ्रेम देन इट विल बी डेड बीट टाइप गैल्वेनोमीटर। इफ वी यूज नॉन मेटेलिक फ्रेम देन इट विल बी ब्लास्टिक टाइप गैल्वेनोमीटर। गुड टू गो सिमरन? Yes, sir. अच्छा, अब यहां पे बात आई है कि इट कैन बी मेड क्वाइट सेंसिटिव। अब हमारे पास इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी दो टर्म्स हैं। दिस टॉपिक इज इन सीबीएसई। हमारे पास एक टर्म है करंट सेंसिटिविटी, हम लिखते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी मैंने पहले समझा दिया क्या होता है, कि अगर थोड़े से करंट से भी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाए देन गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिव। हमारे पास पहले है करंट सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी क्या है? देखिए इसके लिए ना कोई सिंबल स्पेसिफाई नहीं है। करंट सेंसिटिविटी को हम CS लिख लेते हैं। करंट सेंसिटिविटी, इट इज डिफ्लेक्शन per unit current. If current sensitivity is large, small current will produce large deflection. तो हमें यही तो चाहिए। तो करंट सेंसिटिविटी क्या आ गया? इट इज डिफ्लेक्शन। करंट सेंसिटिविटी है क्या? हम इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, अल्फा ओवर आई। अच्छा, इसके यूनिट बता सकते हो क्या होंगे? हाँ जी आरुषि, क्या यूनिट होंगे? एम्पियर। रेडियन पर एम्पियर।
डिग्री पर एम्पियर कह लो। गुड टू गो। यस सर। डिफ्लेक्शन एंगल है जो रेडियन पर एम्पियर। ओके, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ रोटेशन, और अगर हम स्केल पे मूवमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर पर एम्पियर, पर हम इसको रेडियन पर एम्पियर में कैलिब्रेट करते हैं। अच्छा ठीक है, अब याद करो हमारे पास आई के लिए क्या एक्सप्रेशन था। आई क्या बन गया था, के ओवर बना अल्फा। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी क्या आ जाएगी, देयरफॉर करंट सेंसिटिविटी हमारे पास आ जाएगी अल्फा से अल्फा कैंसल बना बाय के। ओके, गुड टू गो। अब अगर हम चाहते हैं कि करंट सेंसिटिविटी मैक्सिमम हो, फॉर मैक्सिमम करंट सेंसिटिविटी, देखो क्या होना चाहिए, बी स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके ठीक है जी। एन लार्ज होनी चाहिए। ठीक है जी। एरिया लार्ज होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। के जो है वो स्मॉल होना चाहिए। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है, के बिल्कुल स्मॉल होना चाहिए। अच्छा, के था क्या। हाँ जी, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, बिल्कुल ठीक। स्प्रिंग कहाँ पे अटैच था, स्प्रिंग अटैच था बेस पे। बिल्कुल ठीक। अब होता क्या है, वो जो स्प्रिंग है उसको हम मेटल स्ट्रिप के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है सर, स्प्रिंग को मेटल स्ट्रिप के साथ रिप्लेस कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग हटाया और उसकी जगह मेटल स्ट्रिप लगा दी। मैं आपको दिखाता हूं क्रॉस सेक्शन व्यू, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का क्रॉस सेक्शन व्यू। आपने कभी वो देखिए टॉय, जो चाबी वाली टॉय होते हैं, गुंजन कभी उनका पोस्टमार्टम किया है। एक तो टॉय होते हैं ना जिसमें सेल होते हैं, एक टॉयज होते हैं जिसमें एक की लगी होती है, जब उसको रोटेट करते हैं देन दे स्टार्ट वर्किंग। हाँ जी सिमरन, कभी किया पोस्टमार्टम उस टॉय का। सर तोड़ा है, देखा नहीं क्या। ओके, होता क्या है बेटा, उसमें ना एक मेटल की स्ट्रिप होती है। ये देखो, ये सेंटर पे नजर आई स्ट्रिप, ये सर्कल यस सर। मेटल की स्ट्रिप होती है, उसको ऐसे ऐसे वाउंड किया होता है। जब हम की को रोटेट करते हैं तो वो स्ट्रिप वाउंड हो जाती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, देन इट अनवाउंड इटसेल्फ। तो हमने स्प्रिंग को सिंपली एक मेटल की स्ट्रिप नहीं लगा दी कि सर ये लो मेटल की स्ट्रिप ऐसे लगा दो स्प्रिंग की जगह, नो। हमने मेटल की स्ट्रिप को ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, फिर वो कॉइल वहां पे अटैच होगी। अगर हम ये स्प्रिंग की जगह मेटल स्ट्रिप यूज करेंगे, लिखा इसको कंट्रोल स्प्रिंग हुआ है बट ये मेटल की एक स्ट्रिप है, तो जिससे के जो है वो मिनिमम हो जाएगा। तो यहां पे हमने लिखा हुआ था क्या, कि अ स्ट्रिप ऑफ फॉस्फोरस ब्रोंजे, जो फॉस्फोरस ब्रोंजे की स्ट्रिप है दैट इज यूज। अब क्यों यूज की जाती है स्ट्रिप ऑफ फॉस्फोरस ब्रोंजे, ताकि के जो है वो मिनिमम हो जाए। ये स्ट्रिप ऑफ फॉस्फोरस ब्रोंजे यूज करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि के जो है वो मिनिमम हो जाए और उससे करंट सेंसिटिविटी जो है वो मैक्सिमम हो जाए। गुड टू गो। तो यहाँ पे यस फॉस्फोरस सर। ब्रोंजे की स्ट्रिप जो है वो हमने यूज की है, फॉस्फोरस ब्रोंजे स्ट्रिप इंस्टेड ऑफ स्प्रिंग। ठीक है सर, इट इज अ मेटल स्ट्रिप ऑफ फॉस्फोरस ब्रोंजे, जिससे करंट सेंसिटिविटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है सर, हमें करंट सेंसिटिविटी समझ आ गया। देन हमारे पास टर्म है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, टर्म इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखो नाम ही बता रहा है,
दिस ईयर इट इज़ नॉट मैंशनड इन द सिलेबस, बट इसको पढ़ेंगे। सेंसिटिविटी दोनों ही होती हैं, करंट सेंसिटिविटी भी और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी। वोल्टेज सेंसिटिविटी को लिख लेते हैं VS, वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी था करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, वोल्टेज सेंसिटिविटी आ जाएगी वोल्टेज पर यूनिट डिफ्लेक्शन। एक मिनट, करंट सेंसिटिविटी था डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। अच्छा ठीक है सर, वोल्टेज को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। R क्या है? R है रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। ठीक है सर, बट यहां पे ये जो अल्फा बाय आई है, अल्फा बाय आई, ये तो बन गया करंट सेंसिटिविटी। इसका मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है सर? वोल्टेज सेंसिटिविटी है करंट सेंसिटिविटी पर यूनिट रेजिस्टेंस। ओके सर, बिल्कुल ठीक। करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। वोल्टेज को लिख लिया I इंटू R, R इज रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, सो अल्फा बाय I करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इट इज करंट सेंसिटिविटी। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, या इसको नोट करके भी लिखा जा सकता है, रीजन इसका बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या कि जो करंट सेंसिटिविटी इज अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी। जो करंट सेंसिटिविटी है वो वोल्टेज सेंसिटिविटी की कॉस्ट पे अचीव होती है। मतलब अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ाओगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी रिड्यूस होगी। कैसे, क्या रीजन है इसका? देखो ध्यान से देखो, अगर हम कहते हैं कि हमें करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है, तो K हम मिनिमम कर चुके हैं, फॉस्फोरस ब्रोंजे आ चुका है, B स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है, A एरिया, अब इतना बड़ा गैल्वेनोमीटर तो बना नहीं लेंगे, हैंडी बनाना है, सो एरिया लिमिटाइज्ड है। N की बात हो रही है, जितना N इंक्रीज कर देंगे उतनी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। सिमरन ये बात क्लियर हुई? यस सर। जितना हम नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा यूज करेंगे उतनी करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात सोचो, जब हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो कॉइल में जो वायर यूज हुई है उसकी लेंथ भी तो बढ़ रही है। अब जितनी लेंथ ज्यादा होगी, लेंथ ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अब रेजिस्टेंस बढ़ने से वोल्टेज सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाएगी। सो करंट सेंसिटिविटी इज अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी। ऐसा किस लिए? बिकॉज टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी N इज इंक्रीज्ड, N को इंक्रीज किया जाता है, देयरफॉर R also increases as voltage sensitivity inversely proportional to R, therefore voltage sensitivity will decrease. So there is a compromise between current sensitivity and voltage sensitivity. Good to go? Clear हुआ? Current Yes, sensitivity is reached, is achieved at the cost of voltage sensitivity. So this is our topic today. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है भाई? इट इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट, दैट कैन डिटेक्ट करंट इट कैन डिटेक्ट करंट। क्या प्रिंसिपल होता है इसका? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट करंट कैरिंग कॉइल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? कॉइल होती है, मिरर एंड स्केल अरेंजमेंट होता है, लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट कह देते हैं जिसको, लैंप एंड मिरर। स्प्रिंग होता है, सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल्स होती हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल्स?
सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फोर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज पैरेलल टू द कॉइल, सो मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। सो टाउ बिना साइन थीटा बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल, हर एक पोजीशन पे सेम टॉर्क, कांस्टेंट टॉर्क लगता है बिना। स्प्रिंग में रोटेशन आने की वजह से रिस्टोरिंग टॉर्क आता है। रिस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल होने से I इज इक्वल टू के ओवर बना अल्फा आ गया। सो I इज इक्वल टू जी अल्फा, जी इज इक्वल टू के ओवर बना इस गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्योंकि डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू करंट या करंट इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कि हमारे पास यहाँ पे लीनियर स्केल जो है वो यूज होता है। Other importance are, advantages are that it can be made extremely sensitive. Earth's magnetic field do not affect its working. It can be made deadbeat type using conducting frame. It can be made plastic type using non-conducting frame. Then current sensitivity, deflection per unit current bana by K. Voltage sensitivity, deflection per unit voltage, that is current sensitivity by resistance. When we want to increase the current sensitivity, voltage sensitivity decreases. So current sensitivity is achieved at the cost of voltage sensitivity. Good to go dear? यस सर। चलिए ठीक है, आज टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे, राइट?